में बात की थी। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट के लिए हमने कहा था कि डेवलपमेंट का मतलब होता है, डेवलपमेंट इज ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन। यानी पहले हम लोगों को ग्रोथ पढ़नी है, फिर हम लोगों को डिफरेंशिएशन पढ़ना है। ओके डन। इसके बाद में ग्रोथ की हम लोगों ने कल बात की थी कि ग्रोथ इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज है। साइज, वॉल्यूम, वेट कुछ भी हो सकता है। इंट्रिंसिक ग्रोथ होगी। एनाबॉलिज्म मोर देन कैटाबॉलिज्म होता है। ये हम लोगों ने कल किया। नाउ वी कम अबाउट द नेक्स्ट वन विच आई टोल्ड अबाउट दैट प्लांट ग्रोथ इनडिटर्मिनेट है, दैट इट कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये हमारा शूट एपिकल मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम, रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये सारी चीजें हमने तब की थी जब हमने प्लांट का भी बात की थी और ग्रोथ की भी बात की थी। प्लांट हैज प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी तो ऑलमोस्ट सभी में होती है, सेकेंडरी मोस्ट ऑफ द डाइकॉट्स में है। ग्रोथ को मेजर कैसे करोगे? हर चीज के लिए एक ही चीज तो मेजरमेंट नहीं होती। कभी कभी फ्रेश वेट और ड्राई वेट लिया जाता है। फ्रेश वेट का जो है किस केस में लेते हैं? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रूट्स, क्योंकि इसको ड्राई वेट नहीं ले सकते। से आई एम टॉकिंग अबाउट एनी स्टेम और रूट, तो हम लोग कभी फ्रेश वेट इसलिए नहीं लेते क्योंकि फ्रेश वेट अगर मान लो आप लोग रेनी सीजन में लोगे तो उसका फ्रेश वेट अलग आएगा और ऑटम में लोगे तो अलग आएगा, बिकॉज दीज आर द वेरिएशंस व्हिच आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द सीजनल फ्लक्चुएशंस। तो ड्राई वेट ज्यादा एक्यूरेट होता है। कभी कभी सेल के साइज को देखना पड़ता है। जैसे आप लोग पढ़ते हो कि वाटरमेलन में इतना, हम लोग कई बार बोलते हैं कि वाटरमेलन में सिर्फ पानी ही है। 3,50,000 टाइम्स जो है वो सेल का साइज इंक्रीज होता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा जब हम लोग लीफ की बात करेंगे। वॉल्यूम इंक्रीज होता है जब हम लोग स्टोरेज ऑर्गन की बात करते हैं। सेल का नंबर इंक्रीज होना। रूट एपिकल मेरिस्टेम, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द केस ऑफ द मेज, 17,500 सेल्स हर आर में ऐड होती हैं। तो कोई भी चीज होगी वो इंट्रिंसिक होगी। फेजेस ऑफ द ग्रोथ हम लोगों को मालूम है, पहले मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होगी, फिर उसके बाद में इलोंगेशन फेज होता है। ये तो वही मॉर्फोलॉजी वाली बात ही हो गई। फिर उसके बाद में हमारा डिफरेंशिएशन और स्पेशलाइजेशन है। डिफरेंशिएशन का मतलब स्ट्रक्चरली कैसे डिफरेंशिएट होगा, तो बायोकेमिकली भी वैसे ही होगा और उसी तरह से फंक्शनली डिफरेंशिएट हो जाएगा। ये सारी चीजें हमने कल भी की थी। ग्रोथ रेट आप लोगों को मैंने बताया था। ग्रोथ रेट का मतलब होता है ग्रोथ पर यूनिट टाइम, जिसमें मैंने एक चीज आपको बताई थी कि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जो टोटल है, और एक बताई थी आप लोगों को रिलेटिव ग्रोथ रेट। अब आता है कि एक्टिविटीज जब हम लोग बात करते हैं तो ग्रोथ रेट किस तरह से हो सकता है। अगर आप लोग रूट देखते हो तो रूट तो इस तरह से ग्रो करती है, बट अगर आप अल्टीमेटली बात करते हो स्टोरेज ऑर्गन की, तो स्टोरेज ऑर्गन तक हर तरह से डिवाइड कर रहा है। यानी एक वाला रेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा अरिथमेटिक ग्रोथ रेट, और एक हो जाएगा हमारा जियोमेट्रिकल ग्रोथ रेट। अरिथमेटिक ग्रोथ रेट में क्या होगा, जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट में क्या होगा? इफ आई टेक हियर, जैसे हम लोग बोलते हैं कि इलोंगेशन ओनली है, इलोंगेशन अगर ओनली होगा तो व्हाट हैपेंस, एक अगर सेल माइटोटिकली डिवाइड करती है तो वन सेल माइटोटिकली डिवाइड्स टू फॉर्म द टू सेल। अरिथमेटिक में वन सेल डिफरेंशिएट डज नॉट डिवाइड फर्दर, यानी ओनली वन हैज द एबिलिटी टू डिवाइड फर्दर। तो इसके साथ में ये भी आगे डिवाइड करेगी तो एक से दो हो जाएंगे, ये फिर डिफरेंशिएट कर जाएगी, ये फिर दो में डिवाइड करेंगे, ये फिर डिफरेंशिएट कर जाएगी, ये ऐसे करेगा। तो इसका लीनियर अरेंजमेंट रहेगा, यानी पहले एक सेल थी, फिर दो है, फिर तीन है, फिर चार है, फिर पांच है, फिर छह है। यानी इस केस में ग्रोथ कर्व कैसा जाता है, इट विल बी कमिंग एज द लीनियर लाइन। बट अगर मैं जियोमेट्रिक और इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सपोनेंशियल, तो एक से दो, दो से चार, चार से आठ एंड 16, यहाँ वाला कर्व कौन सा होता है? यहाँ वाला कर्व सिग्मॉइड होगा। सिग्मॉइड किस किस में होता है? इवन मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स में भी है। बट कल्चर मीडियम में आप जो भी चीज ग्रो करते हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वो फंगी हो, तो इसमें क्या क्या ग्रोथ के फेजेस हैं? पहला फेज होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द लैग फेज, सेकंड फेज इज कॉल्ड एज द लॉग फेज, एंड थर्ड first is called as the lag phase, second is called log phase, and third is about the asymptote. asymptote का मतलब होता है स्टेशनरी फेज है। ये कैरिंग कैपेसिटी वाला हो जाएगा, यानी इससे आगे डिवाइड नहीं करता। ये हम लोग दोनों तरह के डिविजन देखते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो जियोमेट्रिक, सभी सेल्स डिवाइड कर रही हैं। अरिथमेटिक ओनली एक सेल डिवाइड करती है, एक डिफरेंशिएट कर जाती है। ये वाली चीज डिफरेंशिएशन की है, तो इनके ग्रोथ कर्व भी डिफरेंट ही होंगे। लाइक इफ आई टेक दैट, आप लोग अपने डाउट्स निकाल के रखना ताकि हम आगे आगे करते जाएंगे। ये अरिथमेटिक ग्रोथ है जिसे हमने कहा था इलोंगेशन के लिए।
इलोंगेशन मतलब ये वाला फेज कहां से आया, वो सेल जर्मिनेट किए तो जरा सा रेडिकल होगा, उसके बाद में ग्रोथ होती है, उसके बाद में ग्रोथ होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, एल टी इज इक्वल टू एल नॉट आर टी, यानी कितना ग्रोथ रेट है, दैट इज कॉल्ड इलोंगेशन पर यूनिट टाइम इज टेकन इनिशियल लेवल पे। जबकि जियोमेट्रिक ग्रोथ में आप लोग कैसे करते हैं, जियोमेट्रिक ग्रोथ में इफ यू सी ये एक्सपोनेंशियल जाएगा, डब्ल्यू टी इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई आर टी। डब्ल्यू टी मतलब इन अ गिवन टाइम कितना सिंथेसिस ऑफ द प्रोटोप्लाज्म हुआ, हर तरह से सिंथेसिस ऑफ द प्रोटोप्लाज्म हुआ, तो दैट विल बी टेकन विद रिस्पेक्ट टू द लोग, नेचुरल लोग। नेचुरल लोग मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द इनिशियल, और नेचुरल लोग में इट इज 2.718। हर तरह से सिंथेसिस ऑफ द प्रोटोप्लाज्म है। कल मैंने आप लोगों के साथ में एक बात की थी एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट और एक की थी रिलेटिव ग्रोथ रेट। ये दो लीफ है, ये लीफ ए है, ये लीफ बी है। लीफ ए में इनिशियल जो पैरामीटर सरफेस एरिया का था वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर था, जबकि इंक्रीज हुआ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एब्सोल्यूट कितना रहा, टोटल कितना रहा, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरे वाले लीफ में 50 सेंटीमीटर स्क्वायर से शुरू हुआ है, 55 सेंटीमीटर स्क्वायर पे आके रुक गया है। यहाँ पे एब्सोल्यूट तो वही फाइन है, बट प्रॉब्लम कहां पे आती है कि if we are talking about the RGR which is called as the growth rate, relative growth rate, relative growth rate का मतलब आप इनिशियल पैरामीटर से तो कंपेयर करोगे। अगर मैं लीफ ए का लूं, इट इज टोटल ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय द इनिशियल पैरामीटर, तो यहाँ पे 100% ग्रोथ हुई है, जबकि यहाँ पे 5/50 into 100 हुआ है, इट इज ओनली 10% ग्रोथ हुई है। तो हम लोग कभी भी नहीं कहते कि ग्रोथ जब हुई है तो ये हमेशा एक ही पैरामीटर से होती है। We have to take absolute growth rate as well as the comparative relative growth rate. देखने में आप लोगों को लग सकता है कि दोनों का एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट अगर सेम है तो हो सकता है रिलेटिव ग्रोथ रेट भी सेम हो, ऐसा नहीं होता। Now comes about the conditions for the growth, extrinsic and intrinsic factor. Extrinsic में water भी है, ऑक्सीजन भी है, न्यूट्रिएंट्स भी है, टेम्परेचर भी है, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम, सनलाइट भी है, सनलाइट की वजह से ही जियोट्रोपिज्म और फोटोट्रोपिज्म होता है, सनलाइट की वजह से ही सिंथेसिस ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होगा, सनलाइट की वजह से ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ग्रेविटी यानी जियोट्रोपिज्म अगर है तो वो रूट के लिए है। फिर आपको कहा था इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर शुरू करने से पहले डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, ये तीनों टर्म हम लोगों को मालूम है। डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड एज द स्पेशलाइजेशन, डी डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड एज द अगेन गेन एबिलिटी टू डिवाइड, यानी डिफरेंशिएशन का डिलीट होना। रीडिफरेंशिएशन मतलब जो सेल्स बन चुकी हैं अब जो डी डिफरेंशिएशन एक्टिविटी से है, दे अगेन गेट डिफरेंशिएटेड, दे विल बी कॉल्ड एज द रीडिफरेंशिएटेड। ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू डेवलपमेंट है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम इससे अगले फैक्टर की तरफ जाते हैं तो वो कमिंग टू द नेक्स्ट पेज हियर, रीडिफरेंशिएशन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में आप लोगों को कहा था कोई भी चीज हम लोग काम करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ डेवलपमेंट। जैसे हम यहाँ पे शुरू करें, अगर ये दो तरह के लीव्स, कल मैंने आप लोगों को कहा था कि व्हाट इज द प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब है कि व्हेन वी चेंज द मोड, चाहे वो मोर्फोलॉजिकल भी हो सकता है, इट कैन बी इवन फिजियोलॉजिकल आल्सो। ये पहला लीफ किसका है, दिस लीफ इज ऑफ लार्कस्पर, जो कोरिएंडर या कॉटन में भी है। ये लीफ देखोगे, धनिया मार्केट से लेने जाते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि यंग वाला हो, जो बहुत छोटे छोटे लीव्स होते हैं, जबकि वो मैच्योर होते होते ब्लूम हो जाएगा। एक ही लाइफ में दोनों अलग अलग तरह के लीव्स हैं, तो दिस विल बी कॉल्ड एज डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। हेटेरोफिली मतलब दो अलग अलग तरह के लीव एक ही लाइफ स्पैन में। और ये आपको कहाँ कहा था, बटरकप में। बटरकप का ये हिस्सा एयर में है और ये हिस्सा पानी में है। तो बट ऑब्वियसली बात है, पानी में लीव्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर दी वेरी मच सरफेस एरिया, या स्टोमेटा की जरूरत नहीं होती। तो एक ही प्लांट का अपर पोर्शन ब्रॉड लीव्स वाला हो जाता है और लोअर पोर्शन जो रहता है दैट इज अबाउट द रिबन लाइक लीव। फिर हमने शुरू करना था अबाउट PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वैसे 5 है। ऑक्सिन है, ऑक्सिन इज एक्चुअली द इंडोल कंपाउंड, जिब्रेलिन इज टर्पिन, साइटोकाइनिन इज एडेनिन डेरिवेटिव। हमें सबकी कंपोजिशन पता होनी चाहिए। यही एक रीजन है कि हम लोग लिखते हैं कि दीज आर PGR स्मॉल सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है बट डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन, हम लोग क्या बोलते हैं
all the enzymes are proteins, all the sterols are lipids, तो क्या हम बोल सकते हैं कि all the PGRs are of same composition? नहीं बोल सकते, क्योंकि मोस्टली एसिडिक जरूर है. जैसे जिब्रेलिन इज देयर, वो जिब्रेलिक एसिड है. ऑक्सिन इज देयर विच इज आल्सो मेड फ्रॉम द ट्रिप्टोफैन. गैसेस इज इथिलीन, इट इज अगेन मेड अप ऑफ द अमीनो एसिड विच इज मिथियोनिन. डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटिनॉइड्स जो है ये एब्सिसिक एसिड है. बट एक ही ऐसा है जो एल्केलाइन है, वो है साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन में इट हैज द मॉडिफाइड टीआरएनए. बट हमें ये देखना है कि आप किस एक्टिविटी को ग्रोथ प्रोमोटर एक्टिविटी बोलते हो और किस एक्टिविटी को आप लोग बोलते हो कि ये कंप्लीटली इनहिबिट कर रहा है. तो प्लांट ग्रोथ प्रमोशन कौन कौन करता है? जो ट्रॉपिक ग्रोथ करे, एनलार्जमेंट करे, फ्रूटिंग या सीड फॉर्मेशन करे. इसमें 3 हार्मोन्स पक्के आएंगे, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन. जबकि जो इनहिबिटर एक्टिविटी है वो कौन कौन सी है? दीज आर द डॉर्मेंसी एंड एब्सिशन. एब्सिशन का मतलब होता है एक लीफ है, अगर वो लीफ नीचे गिर गया है तो दिस इज कॉल्ड नेचुरल शेडिंग, एंड नेचुरल शेडिंग इज कॉल्ड एज द एब्सिशन. तो ये सारी इनहिबिटरी एक्टिविटीज है. अब हम लोग 3 एक्टिविटीज को इनहिबिटरी एक्टिविटी में लेते हैं, एक एब्सिशन, एक डॉर्मेंसी और एक सेनिसेंस. देखा जाए तो एब्सिसिक एसिड ये तीनों को प्रमोट करता है, डॉर्मेंसी को भी, एब्सिशन को भी, सेनिसेंस को भी. बट इथिलीन अकेला एक ऐसा है जो सेनिसेंस प्रमोट करता है, एब्सिशन प्रमोट करता है, बट डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है. सो वी कांट से इट इज प्योरली इनहिबिटर. नो, इट इज बायस्ड इनहिबिटर, क्योंकि 2 एक्टिविटीज ऐसी हैं जो इनहिबिट कर रही हैं और एक एक्टिविटी जो है वो प्रमोट कर रही है. फिर हमारे पास में आता है व्हाट अबाउट द कंप्लीटली डिस्कवरी की अगर बात आती है तो चांस डिस्कवरीज थी. सबसे पहले हार्मोन कौन सा डिस्कवर हुआ था? ऑक्सिन. ऑक्सिन में क्या है? ये वाला एक कोलियोप्टाइल है. कोलियोप्टाइल के अपर पोर्शन में जैसे ही लाइट डाली जाती है तो ये वाली चीज बेंड नहीं होगी, ये चीज बेंड होती है. इसको बोलते हैं सब एपिकल बेंडिंग. यानी एक बात पक्की है कि whenever the lighting is done at the terminal portion, something is synthesized here which passes down and causes the subapical bending. क्योंकि एक चीज और भी कंफर्म हुई, अगर डीकैपिटेशन कर दी जाए या इसको किसी एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दिया जाए तब ये बेंडिंग नहीं होती. तो ऑक्सिन क्या कर रहा है? ऑक्सिन इज डूइंग द सब एपिकल बेंडिंग. ठीक है, अभी बात आती है कि डिस्कवरी की किसने थी? शुरू डार्विन ब्रदर्स ने की थी, चार्ल्स डार्विन और उसके बेटे ने ही की थी. बट डिस्कवरी वो पूरी नहीं कर पाए थे, इसको FW वेंट ने खत्म किया था. फिर उसके बाद में जब पता लगा कि अच्छा ऑक्सिन ह्यूमन बींग्स में होता है, ह्यूमन यूरिन में होता है, बट डिपेंड्स ऑन द फिजियोलॉजी. इसका एनिमल फिजियोलॉजी में कोई भी रोल नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट इज एक्सक्रीटेड आउट. ऑक्सिन की टाइप्स नेचुरल कौन कौन सा है? इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड. तो सिंथेटिक कौन सा है? ऑक्सिन सिंथेटिक भी है, वो है 2,4-D, 2,4,5-T नैफ्थलीन एसिटिक एसिड. ये सारे के सारे टेस्ट करने के बाद में FW मेंट ने इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर दिया था. अब आता है कि कुछ एक्टिविटीज होती है जिसे हम लोग कहते हैं कि व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, और कुछ होती है जिसको हम लोग आर्टिफिशियली यूज करते हैं. अगर आप ऑक्सिन की नेचुरल एक्टिविटी कहोगे तो आप लोग शुरू से कहते आ रहे हो, जब भी एपिकल बड या फ्लावर होगा, इट डज नॉट अलाउ द एक्सिलरी बड टू स्प्राउट. इसका मतलब एपिकल बड में हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन है, वो एक्सिलरी बड को स्प्राउट नहीं करने देती. या तो उसको डीकैपिटेट कर दो, तो देखो आप एक्सिलरी बड स्प्राउट कर गई है. यही तो रीजन है कि टी गार्डन्स में या हेजेस जितनी भी है या बुशेस जितनी भी हैं, दे आर प्रून्ड. प्रूनिंग का मतलब है कि दे आर डीकैपिटेटेड सो दैट लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ चलती रहे. इवन अगर एक पेस्ट जिसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ज्यादा है वो भी रख दिया जाए तो ऑक्सिलरी बड जो है वो जर्मिनेट नहीं करती. यानी एक रोल तो इसका हो गया एपिकल डोमिनेंस में. दूसरी चीज है ये एब्सिशन को रोकता है. किसकी एब्सिशन को रोकता है? ये रोकता है एब्सिशन ऑफ ओल्ड एंड जितने भी सेनिसेंट है उसको जाने देगा, यंग वाले को अपसाइज नहीं होने देगा. हम लोग इसको बोलते हैं कि ऑक्सिन इज एन इंटेलिजेंट फाइटोहार्मोन. यानी अगर आप यंग वाले पार्ट्स को कहोगे तो उसकी एब्सिशन को डेफिनेटली रोकेगा. बट अगर कोई सेनिसेंस है, सेनिसेंस का मतलब होता है एजिंग, एजिंग का मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डिटीरियोरेशन. अल्टीमेटली तो डाई होगा ही होगा. डाई होने का मतलब है कि दैट इज कॉल्ड द नेचुरल शेडिंग. आप लोग कभी नेचुरल शेडिंग की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी लीव्स गिरते हैं या जितने भी फ्रूट्स गिरते हैं, अल्टीमेटली उनका कलर चेंज हो जाता है या उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जो भी नीचे गिरेगा
जो भी नीचे गिरता है, वो इतने इंटेलिजेंट है कि अपने सारे मिनरल्स को, अपने सारे क्लोरोफिल पिगमेंट को, यंग पार्ट को देके जाते हैं। यानी अल्टीमेटली कोई कुछ भी नहीं लेके जाता, जितने भी कंपोनेंट्स हैं दैट इज गिवन टू द मेरिस्टेमेटिक पार्ट या एम्ब्रियो या डेवलपिंग ऑर्गन को, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज अ particularly senescence leads to death. Senescence is called aging. तो एजिंग जो भी करेगा तो उसका अल्टीमेटली रीजन तो डेथ है ही है। तो यही बात हम लोग बोलते हैं कि अल्टीमेटली एब्सिशन को ये रोकता है, बट यंग वाले को, ओल्ड वाले को नहीं। दूसरी चीज, आप लोग कभी माइक्रो प्रोपेगेशन, जैसे हम लोग कभी एक बार, मैं पहले भी आप लोगों को एक बार करवाई थी, अब माइक्रो प्रोपेगेशन में आपको क्या कहा था, दैट सोमेटिक पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज यूज्ड फॉर द माइक्रो प्रोपेगेशन इज कॉल्ड एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या है, एक्सपेरिमेंट के लिए लिया है, पर वो होगा सोमेटिक पार्ट, या तो रूट होगा या स्टेम होगा या लीफ होगा या बड होगा। बड भी कौन सी, एपिकल बड या एक्सिलरी बड। उसको कल्चर मीडियम पे देते हो, कल्चर मीडियम पे सब कुछ खाने को दे दो, कार्बन सोर्स, सुक्रोज या जो भी उसकी ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है, पोटेशियम भी हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, मैंगनीज भी हो सकता है, सब कुछ दे दो। तो पहले ये ग्रो करके बनाएगा कैलस, कैलस इज कॉल्ड एज ग्रोन बट अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड मतलब अभी सभी वही के वही हैं, एंड लेटर ऑन डिफरेंशिएशन अकर, उसमें भी क्या क्या रोल प्ले करेगा, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन। ऑक्सिन इंड्यूस करता है रूट फॉर्मेशन और साइटोकाइनिन इंड्यूस करता है शूट फॉर्मेशन। तो इसकी एक चीज होती है कि कौन क्या कर सकता है, जिसके नेचुरल फिजियोलॉजिकल रोल है, और दूसरी होती है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस। तो हम लोग एप्लीकेशन अलग करते हैं, रोल्स अलग करते हैं। तो पहले मैं एक बार बात कर लेती हूँ ऑक्सिन की, फिर जिब्रेलिन की, फिर आप लोगों के पास में इसके लिए रुक के डाउट सुनो। आई टेक यू। कमिंग टू रोल ऑफ ऑक्सिन, हम रोल ऑफ ऑक्सिन की बातें कर रहे हैं। ये रोल ऑफ ऑक्सिन है बच्चे, एब्सिशन है, एपिकल डोमिनेंस है। अगला अगर पेज लेके आती हूं तो, क्योंकि ये प्लांट ग्रोथ प्रोमोटर है, तो सेल ग्रोथ करेगा, डिवीजन करेगा, जाइलम की डिफरेंशिएशन करेगा। अभी कहा एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब कहां कहां पे यूज करते हैं, रूटिंग के लिए यूज करते हैं, ये फ्लावरिंग को भी इंड्यूस करता है, और सबसे मजेदार बात है पार्थिनोकापी को भी इंड्यूस करता है। पार्थिनोकापिक, जितने भी नेचुरल पार्थिनोकापिक फ्रूट्स हैं उनमें ऑक्सिन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम रहेगी। यानी नेचुरल पार्थिनोकापिक में एग्जांपल हम लोग लेते हैं बनाना, ग्रेप्स, वाटरमेलन। फ्लावरिंग इंड्यूस करता है, पर एक चीज याद रखने वाली कौन सी है, सिर्फ जिब्रेलिन को छोड़ दो तो बाकी सारे के सारे पिस्टिलेट फ्लावर्स देते हैं। सिर्फ जिब्रेलिन ऐसा है जो स्टेमिनेट फ्लावर्स देता है। इसकी एक और खासियत क्या है, इट इज यूज्ड एज अ वीडीसाइड। वीडीसाइड का मतलब मोनोकॉट्स के अंदर जो डाइकॉट्स के जितने भी छोटे मोटे वीड्स हैं, ये उन सबको हटा देता है। हालांकि हम एक हिस्ट्री में केस पढ़ते हैं जिसको आप लोग बोलते हो एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज कहाँ पे पढ़ते हो, एक बार जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो वियतनाम के सोल्जर्स बहुत ब्रेव थे, दे वर एक्चुअली परफेक्ट इन गोरिल्ला वॉर। गोरिल्ला वॉर क्या होता है, ट्रीज के अंदर ही, ट्रीज जैसे ही ड्रेसेस पहन के और पूरा मेकअप करके पॉइजन एरोज मारते थे। उसको एक बार मिस यूज किया गया था, तब तक ऑक्सीजन डिस्कवर हो चुका था। व्हाट वाज डन, बड़े बड़े टैंक्स को एरियली एप्लीकेशन दिया गया था, सो दैट सारे के सारे सिट्रस के ट्रीज हट गए थे। जबकि छोटा छोटा अमाउंट हम लोग डालते हैं वीडी साइड की तरह, 2,4-D, 2,4,5-T, बट यहाँ पे क्या किया, उन्होंने पूरे टैंक्स डाल दिए। आज तक भी वहां पे सिट्रस के ट्रीज नहीं आए हैं। इसको बोलते हैं, दिस इज एन हिस्टोरिकल एजेंट ऑरेंज विच इज यूज्ड टू एक्सटर्मिनेट citrus trees. It is during the World War 2 between USA and Vietnam. अब आती है बात अगली, दैट इज कॉल्ड अबाउट द जिब्रेलिन। एक्चुअली सारी की सारी चीजें वहीं पे आ रही हैं। अचानक करा कुछ और था, काम कुछ और चल रहा था। जापान में फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं ना, हम लोग बोलते हैं धान फेस्टिवल। व्हाट इज द धान फेस्टिवल, जैसे हम लोग बोलते हैं पोइला बैशाख, यानी जब धान कटता है ना तो लोग फेस्टिवल्स होते हैं वहां पे कि ओके, इट इज जस्ट लाइक अ डिवोशन टू गॉड। तो वहां पे क्या हुआ था कि अल्टीमेटली राइस सीटेरियंस है, वो लोग राइस ग्रो करते थे। राइस के पूरे कैरियोप्सिस को वो लोग लेके जाए गए, जापानीज फार्मर, बट पता लगा कि जैसे वो कैरियोप्सिस को खोलते हैं, ग्रेन कवरिंग को, अंदर कुछ भी नहीं था। दिस वाज कॉल्ड एज द बैकने डिजीज, व्हिच वाज कॉल्ड एज द
फुली सीडलिंग डिजीज, यानी दिखाई ऐसा दे रहा है जैसे सीड बहुत अच्छा है बट अंदर कुछ भी नहीं है। ये वाली बैकेने डिजीज किसकी वजह से थी? जिब्रेलिन की वजह से। ये जापानीज फार्मर में किस साइंटिस्ट ने बताई? कुरासावा। ये अल्टीमेटली वैसे तो ग्रोथ प्रमोटर है बट ये एक डिजीज कॉज कर रहा था। बहुत तरह के जीए जिब्रेलिक एसिड पता लगे बट GA3 सबसे कॉमन था। जैसे मैं इसके फंक्शन कहूं तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ऑक्सिन, ये क्या करता है? रूट पे कोई काम नहीं करता जिब्रेलिन, ये सारा काम किस पे करता है? इंटरनोडल इलोंगेशन पे। आप सोच के देखो, जिसके स्टेम के इलोंगेशन कर सकता है जिब्रेलिन। तो अगर मैं सिर्फ एक नॉर्मल एप्लीकेशन की बात करती हूँ, व्हाट अबाउट दैट शुगर केन? शुगर केन में इंटरनोड में ही तो शुगर है, अगर इंटरनोडल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो यील्ड कितनी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज क्या है, इसका एक और फायदा क्या रहा? आप लोग एक चीज बढ़ते हो, ब्रूइंग इंडस्ट्री। व्हाट इज ब्रूइंग इंडस्ट्री? दैट इज अबाउट बेवरेजेस। बेवरेजेस में बार्ले जैसे है, बार्ले में शुगर बहुत ज्यादा होती है बट उसमें ब्रूइंग की जरूरत है। ब्रूइंग इज कॉल्ड एज द फर्मेंटेशन। वो फर्मेंटेशन करने के लिए कौन एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसमें अमाइलेज भी आएगा? तो वो प्रोड्यूस करता है जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन जो है वो ब्रूइंग में भी हेल्प कर रहा है, फर्मेंटेशन में भी, जहां पे शुगर रिच ज्यादा होगा। हम लोग बोलते हैं कि जिब्रेलिन इटसेल्फ इज यूजफुल इन द सेनिसेंस को ये रोकता है, ओके क्योंकि डोरमेंसी को ये ब्रेक करता है। डोरमेंसी को ये ब्रेक क्यों करता है? क्योंकि इट इज यूज्ड इन द हाइड्रोलिटिक एंजाइम सिंथेसिस, तो अपने आप ही डोरमेंसी ब्रेक हो जाएगी। तो ये सारे के सारे काम जिब्रेलिन के हैं। इसी तरह से साइटोकाइनिन का है। मैं साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन को आपसे टेली कराऊंगी, बट मैं साइटोकाइनिन की फुल फॉर्म अगर हम लोग ऐसे बोलते हैं, जैसे साइटोकाइनिन, साइटोकाइनेसिस करने वाला। साइटोकाइनेसिस मतलब जहाँ पे सेल डिवीजन ज्यादा हो। हम लोग एक शब्द यूज करते हैं साइटोकाइनिन इज यूज्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। आप सोचिए एक पुराना ट्री है, उसमें सारे के सारे नए लीव्स आ गए, तो एक तरह से ये एंटी एजिंग हार्मोन की तरह काम कर रहा है। इसको रिचमंड लैंग इफेक्ट भी बोलते हैं, विच इज नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो साइटोकाइनेसिस की वजह से ही हमने शूट डिफरेंशिएशन भी पढ़ा। हमें पता होना चाहिए कि ये किस किस में है। तो मैं एक बार आपको जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन भी टेली करवा देती हूँ। कमिंग टू these are the functions of the auxin as I told you. अब हम लोग बात करते हैं about, this is the next one which is about जिब्रेलिन के फंक्शन। जिब्रेलिन के फंक्शन which is called as, आप लोग कहीं भी देखोगे कुरासावा या कहीं भी देखोगे फुली सीडलिंग डिजीज, इसको बोलते हैं बैकेने डिजीज। जिब्रेलिक एसिड है, बहुत तरह के हैं बट मेनली कौन सा है? GA3। GA3 सबसे कॉमन है। ये क्या काम करता है? ये स्टेम और लीफ की ग्रोथ तो करता है बट जिब्रेलिन का कोई भी रोल रूट्स में नहीं होगा। रूट में ये बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करता है। बोल्टिंग क्या है? बोल्टिंग मतलब जैसे आप लोग कैबेज बोलते हैं, कैबेज इज द लार्जेस्ट बर्ड। कैबेज में इंटरनोडल ग्रोथ बहुत कंडेंस्ड होती है, पर वो तो फ्लोरल बड है। इमीडिएटली इसने क्या करना है? इमीडिएटली इट हैज टू फॉर्म द फ्लावर। तो फ्लावरिंग के जस्ट पहले अचानक से इंटरनोडल लेंथ इंक्रीज हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज बोल्टिंग। बोल्टिंग कौन करता है? जिब्रेलिन। सीड को जर्मिनेट करेगा, बड ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होगी तो जर्मिनेट करेगा ही करेगा। फ्रूट को ग्रो करेगा। राइपनिंग को डिले करता है, जैसे जो फ्रूट्स है, सिट्रस फ्रूट्स है, सिट्रस फ्रूट्स को स्टोर करना बहुत मुश्किल होता है। रीजन बहुत मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि वो जल्दी डैमेज हो जाते हैं। तो इसकी राइपनिंग को डिले करना हो तो जिब्रेलिन दे दिया जाता है। माल्टिंग एज आई टोल्ड यू इन द जिब्रेलिन जो है वो ब्रूइंग में काम करता है। शुगर केन की बात हुई है। किसी भी चीज की क्विकर मैच्योरिटी, कोई एक प्लांट अपने लाइफ स्पैन को 5 मंथ्स में कंप्लीट करता है, यानी जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज सब कुछ कंप्लीट कर देता है। तो अगर वही की वही चीज 3 महीने में हो जाती है बट कोई यील्ड पे भी फर्क नहीं पड़ता, तो उसको बोलते हैं क्विकर मैच्योरिटी। बट क्विकर मैच्योरिटी हर जगह नहीं, इट इज ओनली इन द जुवेनाइल कॉनिफर्स। जुवेनाइल का मतलब रिप्रोडक्टिव फेज तो जुवेनाइल मैच्योरिटी के बाद ही आएगा ना। तो आप जुवेनाइल फेज में जैसे ही आप लोग जिब्रेलिन दोगे तो इट विल hasten the maturity. Now comes about the cytokinin. साइटोकाइनिन में मिलर ने दिया, ये मॉडिफाइड टीआरएनए है। जियामेज से निकला तो इसका नाम है जिएटिन। कोकोनट कैरेनल से निकला तो इसका नाम है काइनेटिन। इसका नाम काइनेटिन भी है और जिएटिन भी है। ये काइनेटिन हो गया कैरेनल से और जिएटिन हो गया जियामेज से। सेल ग्रोथ जहां जहां पे डिवीजन चलती है तो ये रूट एपिसिस में भी होगा, शूट बड में भी होगा, यंग फ्रूट में भी होगा।
ये जैसे आपको मैंने बोला, अकेला ऐसा है जो बेसिक है, टीआरएनए है, लीव्स और शूट देता है, तो डेफिनेटली इट इज द एंटी एजिंग हार्मोन, एज आई टोल्ड यू इन दी रिचमंड लैंग इफेक्ट। एपिकल डोमिनेंस ऑफ ऑक्सिन को कोई काट सकता है तो सिर्फ साइटोकाइनिन। सेल डिवीजन करता है, जो यंग हो गया तो उसकी शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज होगी, और टिश्यू कल्चर में तो जैसे आपको बोला ही, दिस इज अबाउट द शूट इनिशिएशन विच इज विद द हेल्प ऑफ द साइटोकाइनिन। बात आती है इथिलिन की। इथिलिन के 3 फंक्शन में से इनहिबिशन में ये सिर्फ डोरमेंसी को ब्रेक करता है, सेनिसेंस करता है, एब्सिशन करता है। जहां पे हमने कहा था कि सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ जिब्रेलिन करता है, ट्रांसवर्स ग्रोथ कौन करता है? इथिलिन। सेनिसेंस प्रमोट करता है, एब्सिशन प्रमोट करता है, फ्रूट की राइपनिंग करता है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि रोटन फ्रूट कैन डिस्ट्रॉय ऑल दी हेल्दी फ्रूट्स ऑल्सो, यही चीज यहाँ पे भी है। अगर एक खराब फ्रूट को आप रोक रखते हो तो इसमें से वोलेटाइल कंपोनेंट जो निकलता है दैट इज एक्चुअली इथिलिन। तो इथिलिन ही तो यूज होता है फॉर द राइपनिंग ऑफ द अदर फ्रूट्स ऑल्सो। आप कभी देखना न्यूज़पेपर में रैप कर देते हैं अगर हम लोग किसी रॉ फ्रूट को, तो थोड़े टाइम में राइप हो जाता है, क्योंकि इट इज ऑटो कैटालिटिक इन फंक्शन। डोरमेंसी को ब्रेक करेगा। सिर्फ जो सबमर्ज्ड प्लांट है उसको, सबमर्ज्ड प्लांट को पानी से बाहर निकाल सकता है। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ करता है तो एडवेंटिशियस रूट और रूट हेयर भी ग्रो करेगा। एक चीज अभी बोली, सिर्फ जिब्रेलिन को छोड़ दो, बाकी सारे के सारे पिस्टिलेट फ्लावर्स देते हैं। जिब्रेलिन स्टैमिनेट देता है, जैसे हमने इसमें सेक्स एक्सप्रेशन कहा, ये सारा। एपोजियोट्रोपिज्म, अगर कोई रूट नीचे की तरफ नहीं जा रही है, बटरेस रूट्स की तरफ हॉरिजॉन्टल है, तो दीज रूट्स आर कॉल्ड एज द एपोजियोट्रोपिक रूट्स। एप्लीकेशन आपको जैसे बोला ही सही कि एप्लीकेशन इज इन द फॉर्म ऑफ द राइपनिंग एजेंट। सारे के सारे जितने भी फ्रूट्स हैं उनको जल्दी राइपन करना होगा तो इथिलिन दे देते हैं, एब्सिशन थिनिंग करेगा ही करेगा। जब ये पिस्टिलेट फ्लावर्स दे रहा है तो इसकी यील्ड भी बढ़ेगी। और एक ही चीज जहां पे ये मना कर रहा था, दैट वाज अबाउट द स्प्राउटिंग ऑफ द स्टोरेज ऑर्गन करता है। अब आता है वो बाइज्ड, जो सिर्फ और सिर्फ एब्सिसिक एसिड है। एब्सिसिक एसिड को कई साइंटिस्ट ने अलग अलग ने डिस्कवर किया। किसी ने इसका नाम इनहिबिन दिया, किसी ने डॉर्मिन दिया, क्योंकि ये एब्सिशन कॉज करता है, डॉर्मेंसी कॉज करता है, मेटाबॉलिज्म को रोकता है, इनहिबिशन ऑफ सीड जर्मिनेशन करता है, क्योंकि ये जिब्रेलिक एसिड का काउंटर एक्ट करता है, स्टोमेटा क्लोज कर देता है। हमने तब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में भी देखा था। हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हम लोग ये बोलते हैं कि एब्सिसिक एसिड खराब है? एब्सिसिक एसिड क्या खराब है? तो आप लोग एक चीज सोच के देखो, अगर हमारे पास में 12 घंटे हैं, अगर हमारे पास में 12 घंटे हैं, तो हमें 6 घंटे की नींद चाहिए। 6 घंटे हमें सोना पड़ेगा, हर हाल में सोना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जितने भी सेंटर्स हैं उनको नॉर्मल होने के लिए एक बार थोड़ी देर के लिए एक्टिविटी फैटीग होने की वजह से क्लोज चाहिए। इसी तरह से अगर हम लोग बोलते हैं कि डॉर्मेंसी इज देयर, तो डॉर्मेंसी इज हेल्पिंग टू टाइड ओवर द एडवर्स कंडीशन, और इट इज हेल्पिंग टू टाइड ओवर द पेरिनेशन करने के काम आता है। तो इट इज गुड, यानी ये स्ट्रेस को पावर करता है, तो दिस इज कॉमनली कॉल्ड एज द स्ट्रेस हार्मोन। एंटी ट्रांसपेरेंट कैसे? जैसे हमने उस दिन बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किया था, कि रात के वक्त, क्योंकि CO2 इज नॉट फिक्स्ड इनटू शुगर, इट इज कन्वर्टेड इनटू हाई कंसंट्रेशन, और हाई कंसंट्रेशन में एक्टिवेट क्या हो गया था? एब्सिसिक एसिड। तभी तो एब्सिसिक एसिड हैज चेंज द परमिएबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, कि कोई मॉलिक्यूल उधर नहीं जा सकता, कोई मॉलिक्यूल यहां नहीं आ सकता, तो इट विल बी यूज्ड एज एंटी ट्रांसपेरेंट। बट यस, ये फ्लावरिंग को भी इंड्यूस करता है। आप लोग बाद में लॉन्ग डे शॉर्ट डे प्लांट भी पढ़ते हो, तो ये शॉर्ट डे प्लांट को भी इंड्यूस करता है। तो बहुत सारी चीजें एब्सिसिक एसिड में आएंगी। अब कहानी आती है कि अगर दो हार्मोन एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, बुरा या अच्छा हम नहीं कह रहे, एक ही दिशा में काम कर रहे हैं, माने से सेल डिवीजन कर रहे हैं, से ब्रेकिंग द डोरमेंसी कर रहे हैं, तो दिस विल बी कॉल्ड एज द दे आर सिनर्जिस्टिक इन एक्शन। बट अगर दो एक दूसरे को काउंटर एक्ट कर रहे हैं, जैसे हमने कहा कि ऑक्सिन जो है वो एपिकल डोमिनेंस को इंड्यूस करता है, और जो साइटोकाइनिन है वो एपिकल डोमिनेंस को काउंटर एक्ट करता है, तो दे आर एंटागोनिस्टिक इन फंक्शन। लाइन में हमें याद होना चाहिए कि 5 फाइटो हार्मोन है, एग्जैक्टली जो एब्सिसिक एसिड है वो इनहिबिटर है, 3 फाइटो हार्मोन जो है वो प्रोमोटर है, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, और 4th इज इथिलिन, उसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल से भी अगर अलग अलग लाइन में जाना चाहते हो तो हम लोग उसको बोलते हैं कि दैट इज द बायस्ड इनहिबिटर। व्हाई बायस्ड इनहिबिटर? क्योंकि दो फंक्शन तो वो इनहिबिटर वाले कर रहा है, एब्सिशन कर रहा है, सेनेसेंस कर रहा है, बट डोरमेंसी को वो ब्रेक कर रहा है।
ये सारी चीजें होने के बाद में अब हमारे पास में आती हैं कि अच्छा ठीक है, बात समझ में आ गई कि फाइटोहार्मोन कोई ना कोई काम करते हैं, दे आर सिंपल स्टेबल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जो कोई ना कोई रोल को प्ले कर रहे हैं। पर सीड जर्मिनेशन कैसे होता है, या क्या क्या फैक्टर्स, क्या हम लोगों ने कहा कि डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, ग्रोथ भी हमने की, डिफरेंशिएशन भी कहा। फिर हमने कहा कि दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, इंट्रिंसिक फैक्टर। एक्सट्रिंसिक फैक्टर में एक्सट्रिंसिक मान लो हवा, पानी, ऑक्सीजन, वाटर, न्यूट्रिएंट एक्सेट्रा। इंट्रिंसिक में एक हमने कहा इंट्रा सेल्यूलर, यानी जेनेटिक मेकअप कैसा है। एक हमने कहा इंटर सेल्यूलर, दैट वाज कॉल्ड एज द फाइटोहार्मोन। अब हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि या तो सिर्फ एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक काम करता है, या एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक मिलके भी काम करते हैं। उस केस में हम लोग तीन चीजें करेंगे, जिसमें पहला होगा फोटोपेरियोडिज्म, दूसरा होगा वर्नेलाइजेशन, और तीसरा होगा हमारा एक्शन स्पेक्ट्रम। बोल्टिंग इज डन बाय जिब्रेलिक एसिड, राइट। अब हमें करना है, ओके मैं रुक जाती हूँ, और कोई डाउट है तो आप लोग मुझे लिख के दे सकते हो या अनम्यूट कर सकते हो आपको। विच इज मोर एक्यूरेट वन एब्सोल्यूट, विच इज मोर एक्यूरेट वन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली रिलेटिव ग्रोथ। आप लोग अचानक से किसी को देखते हो, मान लो हमने किसी को कहा कि अच्छा तुम्हारे मार्क्स कितने आते हैं, तो उसने कहा कि 65%। हट, 65% नहीं होगा, काम नहीं चलेगा, बढ़ाओ। इसको बोला हमने एब्सोल्यूट ग्रोथ। बट अगर उसने एक स्टेटमेंट यूज कर दी कि सर या मैम, मेरा इससे पहले वाले टेस्ट में 32% थे, अब मेरे 65 है, इट इमीडिएटली चेंजेस द क्राइटेरिया कि उसने 100% डेवलपमेंट की है, तो रिलेटिव ग्रोथ ज्यादा अच्छा होता है। Differentiation is specialization. Specialization means cells, they acquire specific shape, gain ability, they lose ability to divide. Functionally, they get specialized to perform specific function. De-differentiation is some cells, not always, like cambium, they de-differentiate, they gain ability to divide. That is called de-differentiation. When they gain ability to divide, so they have formed the cells. तो जो जैसी सेल होगी वो वैसी बनाती है। जैसे प्राइमरी जाइलम के अंदर कैम्बियम थी तो सेकेंडरी जाइलम बनाया, प्राइमरी फ्लोएम के साथ में तो सेकेंडरी फ्लोएम बनाया। तो प्राइमरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम बनाएगा, तो प्राइमरी जाइलम तो डिफरेंशिएटेड था, सेकेंडरी जाइलम रीडिफरेंशिएटेड हो जाएगा। प्राइमरी फ्लोएम डिफरेंशिएटेड था, डी डिफरेंशिएटेड कैम्बियम था, तो रीडिफरेंशिएटेड क्या हो जाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम। तो प्रोडक्ट ऑफ डी डिफरेंशिएशन, अब उसे भी तो रोकना पड़ेगा ना, तो रोकने को बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। व्हाट इज मेंट बाय प्लांट ग्रोथ इज ओपन एंडेड। आप एक चीज सोच के देखो, पूरी लाइफ प्लांट ग्रो करती रहती है, बिकॉज मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कंटिन्यूज। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को कंटिन्यू होना ही कॉल्ड ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ, यानी कभी भी क्लोज नहीं होगा। Does plasticity depends on both internal and external factors or only on external? No, internal तो होगा ही होगा। मैं जो हूं, पहले तो मैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हूं ना, एक्सट्रिंसिक तो मैं बाद में हूं ना, पहले तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है ना। आप कहना चाहोगे कि बताओ मैम, प्लांट्स आर अफेक्टेड बाय एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स और इंट्रिंसिक फैक्टर, तो पहली बात तो एक बात बताओ ना, अगर वो C4 प्लांट है तो वो C4 प्लांट ही बनाएगा ना, तो क्रेन्स एनाटॉमी ऑटोमेटिकली उसके पास में आ गई, तो वो तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, वो तो उसका पहला फैक्टर है। अगर वो C3 प्लांट है तो वो वेस्टेज तो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसका जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। तो इट इज ऑलवेज, हम लोग बोलते हैं कि कोई भी फिनोमिना सिर्फ इंट्रिंसिक नहीं हो सकता, सिर्फ एक्सट्रिंसिक नहीं हो सकता। एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस, बट जेनेटिक फैक्टर्स जो है वो मेन रोल प्ले करते हैं। आर्टिफिशियल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, वैसे तो आर्टिफिशियल देखो, जैसे अभी तो आप लोगों को बताया था कि ऑक्सिन जैसे है, ऑक्सिन का भी 2,4-D 2,4,5-T, वही तो आर्टिफिशियल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बायो एसे? ओके, बायो एसे क्या है, एक बार सोच के देखो, लिसन फर्स्ट, मैं कर रही हूं, मैं एक एक करके करती हूं। हम लोग बोलते हैं, पहली चीज बायो एसे क्या है, एक बार सोच के देखो। मैं अगर आप लोगों को मेरा हाथ दिखाई दे रहा हूं, चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने क्या किया था, ये कोलियोप्टाइल होता है बच्चे, कोलियोप्टाइल। इधर जब लाइट डाली जाती है तो सब एपिकल बेंडिंग ये हो गई, ये ऐसे, सब एपिकल का मतलब थोड़ी सी नीचे बेंड हो गया। अगर डीकैपिटेट कर दिया तब भी लाइट दी, तब भी कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे सिंथेसाइज हुआ है जो नीचे चला गया। FW वेंट ने क्या किया, लाइट दी, इससे पहले कोई भी केमिकल नीचे जाता, उस वाले हेड को कट करके फटाफट अगार अगार प्लेट पे डाल दिया। इसको बोलते हैं
चेकिंग द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ द एक्टिविटी, कि कितना पीजीआर रिक्वायर्ड फॉर द बेंडिंग ऑफ द एपिकल बड, या हम लोग बोलते हैं दैट इज द कोलियोप्टाइल। ये सब कुछ क्या डिटरमाइन करता है? बायो एसे। आप लोग क्या बोलते हो? केमिकल। फिर आप लोग को बोलते हो कि बायोकेमिकल। केमिकल क्या है? बार एसिड और बेस है। अब बायोकेमिकल किसको बोलोगे? आपके स्टमक में क्या है? बायो केमिकल एसिडिक। कॉलन में क्या है? बायोकेमिकल बेसिक। तो बायो एसे करने का मतलब है किसी का भी क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन कि वो कितना काम कर सकता है, तो दैट इज कॉल्ड बायो एसे। डज साइटोकाइनिन हेल्प इन रूट ग्रोथ और नीड द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन? नॉट एट ऑल। साइटोकाइनिन रूट ग्रोथ की हेल्प नहीं लेता है, ये डिफरेंशिएशन कर सकता है। डिफरेंशिएशन का मतलब है पहले स्टेम डिफरेंशिएट करता है, बाद में रूट डिफरेंशिएट करता है। व्हाई आर एप्पल्स रैप्ड इन वेक्स्ड पेपर? जो भी ऑप्टिमम उसको कंडीशन दे सकता है राइपनिंग के लिए, वो दी जाती है। अगर वो ग्रीन एप्पल्स है तो वो नॉर्मल पेपर होता है, बट अगर उसमें पर्टिकुलरली पिगमेंट को चेंज करना होता है तो पर्टिकुलर टाइप के पेपर्स यूज होते हैं। व्हाट इज ऑक्सीजन बायोएसे बाय? दैट इज डन बाय द, अभी तो बोला एफडब्ल्यू वेंट। एफडब्ल्यू वेंट ने क्या किया था? डार्विन ने वहीं पे खोज छोड़ दी थी कि कुछ सिंथेसाइज हो रहा है, बट उसने क्या किया? जैसे होता है ना कि जो लोग दो, जैसे आप लोगों को हम लोग बोलते हैं कि दूसरों की गलतियों से ज्यादा सीखो, खुद गलतियां करोगे इतना समय ही नहीं है। तो उसने दूसरों की गलतियां क्या देखी कि उसको इतना तो पता लग गया कि कुछ सिंथेसाइज हुआ है, पर उसको लेके प्लेट में लेके आना और उसका बायो एसे करना, दैट वाज डन बाय एफडब्ल्यू वेंट, व्हिच इज लेटर ऑन डिफरेंशिएटेड एज ऑक्सिन था। ट्रॉपिज्म तक तो अभी मैं आई नहीं हूं, अभी आ जाते हैं। थिग्मोट्रोपिज्म क्या है? जो ये मूवमेंट्स में होता है, थिग्मो हमेशा टच होता है। अगर एपिकल बट को आपने कट कर दिया तो ऑक्सीजन खत्म हो गया। ऑक्सीजन खत्म हो गया तो लॉन्गिट्यूडनल ग्रोथ करेगा। अगर एपिकल बट इंटैक्ट है तो कभी देखना बुशेस बननी शुरू हो जाती हैं, वो लेटरल ग्रोथ होती है। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन वेयर इज इट्स फूड मोबिलाइज्ड? व्हाट इज इट्स फूड मोबिलाइज्ड बाय? ये तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम, जहां पे भी सोर्स टू सिंक करेंगे तो वहीं पे जाएगा। सोर्स टू सिंक का मतलब क्या होता है? अगर मान लो सीड जर्मिनेशन कर रहा है, अगर सीड ऑयली है तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू शुगर, एंड शुगर इज रिक्वायर्ड बाय द सिंक। सिंक होता है जहां पे टारगेट साइट है। मेरे को नहीं मालूम, मैं इतनी काबिल नहीं हूं। आपको जो आंसर दिया हुआ है बच्चे वही देखो, आप लोग जो बुक्स पढ़ रहे हो वही देखो। तो मैं तो यहीं तक पढ़ाऊंगी। आप लोग ना बड़े देख लो, जो जो लिखा हुआ है ना ये इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, तो उसको चेक कर। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ओके, कैन वी? अच्छा रुक जाओ अभी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर किसने बनाया है? बाय एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एनसीईआरटी ने बनाया है, उस पे ऑथर का नाम नहीं है। उस पे ऑथर का नाम है, चेक करके बताओ मुझे। ऑथर का नाम है, आगे बढ़ू? क्या और कोई डाउट है अभी? और कोई डाउट? एक बार ओके, हम लोग एक बार आगे बढ़ते हैं। फोटोपेरियोटिज्म एंड वर्नलाइजेशन के लिए। ये आया हमारा सारे फाइटोहार्मोन के रोल के बाद में। नाउ कम्स अबाउट सिनर्जिस्टिक एक्शन, एंटागोनिस्टिक एक्शन। सीड डोरमेंसी क्या होता है? सीड डोरमेंसी का मतलब होता है कि किसी सीड में एम्ब्रियो तो है बट वो जर्मिनेट नहीं कर रहा, डेड नहीं है। जर्मिनेट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है? सिर्फ 10 to 15%। यहाँ पे दो शब्दों में ना मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट बताती हूँ। पहले मैं जर्मिनेशन ऑफ सीड देख लेती हूँ।
ये जर्मिनेशन ऑफ सीड है। बेसिपिटल। अब एक चीज देखो, ये देखो बच्चे, ऐसे ही हम लोग बोलते हैं, एक होता है डोरमेंसी और एक होता है क्विसेंस। डोरमेंसी एंड क्विसेंस। डोरमेंसी और क्विसेंस दोनों के केस में हम लोगों को लगता है कि ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं, बट नहीं। डोरमेंसी इज कॉल्ड जब इंट्रिंसिक फैक्टर अनफेवरेबल हो, और क्विसेंस इज कॉल्ड व्हेन एक्सट्रिंसिक फैक्टर अनफेवरेबल हो। मान लो मैं आपको कहती हूँ सीड डज नॉट जर्मिनेट, क्यों? क्योंकि हो सकता है मार्शी एरियाज आर देयर, हो सकता है एरोबिक कंडीशन इज नॉट देयर, पीएच ऑफ द सॉइल ऑप्टिमम, मॉइस्चर नहीं है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज द, दैट इज कॉल्ड एज द, दैट इज कॉल्ड क्विसेंस। डोरमेंसी मतलब हो सकता है उसमें मेटाबॉलिक इनहिबिटर है, उसमें डिहाइड्रेशन 10 to 15% हो गया, दोनों ही केसेस में सीड जर्मिनेट नहीं करेगा। डोरमेंसी इज द बेस ऑफ द एग्रीकल्चर, यानी जब तक वो कंडीशंस कंप्लीट होती हैं तब सीड जर्मिनेट करेगा। अब एक बार देखो, सिया मान लो ये सीड है, पहली बात तो है सीड कैसे जर्मिनेट करता है, दैट इज ड्यू टू द इम्बिबिशन प्रेशर। आप ये मान के चलो कि ये सॉइल है, ये सॉइल है, आप लोग क्या करते हो, सीड को सॉइल के अंदर दबा देते हो, जब आप अंदर दबा देते हो तो वहां पे पानी होगा, अगर पानी होगा तो दैट विल डू द इम्बिबिशन, इम्बिबिशन से इम्बिबिशन प्रेशर क्रिएट होगा, दैट विल रप्चर द रेडिकल, बाहर निकलेगा। अगर मान लो मैं अपना हाथ दिखाऊं, ये वाली चीज है हाइपोकोटाइल, ये वाली चीज है एपिकोटाइल, ये वाली चीज है हाइपोकोटाइल, ये वाली चीज है एपिकोटाइल, ये सॉइल है। जिन सीड्स में हाइपोकोटाइल पहले ग्रो करता है तो कॉटिलिडन बाहर आ जाएंगे और वो जर्मिनेट करना शुरू करते हैं। कॉटिलिडन इज कॉल्ड एज द, इट इज कॉल्ड एज द एम्ब्रियोनिक लीफ। जब तक वो खुद फोटोसिंथेसिस नहीं करता तब तक वो उसको खाना खिलाता है। वो सीड्स जिसमें हाइपोकोटाइल की ग्रोथ पहले ज्यादा होती है और एपिकोटाइल बाहर आ जाता है, ऐसे जर्मिनेशन को बोलते हैं। सिंस द जर्मिनेशन अकर अबव द सॉइल, दैट इज कॉल्ड एपिजील जर्मिनेशन। और कुछ उसमें जिसमें एपिकोटाइल ज्यादा ग्रो करता है, हाइपोकोटाइल जो ग्रो नहीं करता, दैट इज कॉल्ड एपिजील जर्मिनेशन। तो हाइपोजील जर्मिनेशन, एपिजील जर्मिनेशन, where the cotyledon comes out of the soil, that will be called as the epigeel। जिसमें cotyledon soil के अंदर ही रह जाएगा like onion में, तो that will be called hypogeel germination। but ultimately क्या चाहिए, aerobic condition और optimum moisture, optimum temperature। तो एक बार चेक कर लेते हैं। ये आप लोगों को जर्मिनेशन ऑफ द सीड बता रही हूं। ये जर्मिनेशन ऑफ द सीड में क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये सॉइल लाइन है, सीड को जैसे ही डाला पहले रेडिकल बाहर निकलता है, पर अगर रेडिकल में हाइपोकोटाइल की ग्रोथ ज्यादा है तो इट विल बी कर्व्ड। कर्व अगर सीधा होगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि कॉटिलिडन सॉइल से बाहर आ जाएगी। ऐसी जर्मिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसी जर्मिनेशन को हम लोग बोलते हैं एपीजील जर्मिनेशन। जबकि जो अंदर ही रह जाएगी दैट विल बी कॉल्ड एज द हाइपोजील जर्मिनेशन। जियो वर्ड जब भी होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द सॉइल। कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, एज आई टोल्ड यू, अगर ऑप्टिमम कंडीशंस चाहिए कि ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर हो, तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो कहां पे आएगी, मैंग्रोव फॉरेस्ट में। मैंग्रोव फॉरेस्ट में अगर सीड गिर गया तो मार्शी एरिया का मतलब ये हो गया कि मार्शी एरिया में पीएच जो होगा वो एसिडिक होगा, वहां पे टेम्परेचर भी ऑप्टिमम नहीं होगा, तो उस कंडीशन में तो कभी भी सीड जर्मिनेट ही नहीं करेगा। तो वहां पे एडेप्टेशन क्या होगी, वहां पे एडेप्टेशन होती है बच्चा लोग, वो होती है विविपेरी। व्हाट इज विविपेरी, जो सीड पेरेंट प्लांट के साथ में अटैच्ड है फ्रूट के अंदर, वो जर्मिनेट कर जाता है। यानी इट इज द विविपेरी सो दैट सीडलिंग फॉल्स ऑन द ग्राउंड और जर्मिनेट करके और अडेप्ट कर लेगी। जबकि एनुअल क्रॉप्स में ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक बात सोच के देखो, अगर वीट के सारे प्लांट विविपेरी कर लेंगे तो व्हाट विल बी द कंडीशन फॉर अबाउट, दैट इज डोरमेंसी, सो दैट अगले साल हम लोग उसको यूज कर सके। तो विविपेरी इज एडवांटेजियस इन द केस ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट, क्योंकि वहां पे अनफेवरेबल कंडीशन है, बट डोरमेंसी इज द फेवरेबल कंडीशन फॉर द एनुअल क्रॉप्स, जहां पे इट इज यूज्ड फॉर द कल्टीवेशन इन द एग्रीकल्चर। फोटोपेरियोडिज्म, फोटोपेरियोडिज्म का ये पिक्चर बेहद 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऊपर वाला पार्ट देखोगे ना तो दिस इज कॉल्ड एज द डे लाइट, और नीचे वाला आप लोग करोगे तो डार्क होगा। आप ये तीन पिक्चर्स को कंपेयर करो, ऊपर वाले में फ्लारिंग है, नीचे में फ्लारिंग नहीं है,
इसका मतलब डे टाइम ज्यादा चाहिए, तो इट इज डे लॉन्ग डे प्लांट। ये कौन सा हो गया? इट विल बी लॉन्ग डे प्लांट। दूसरे वाली कंडीशन में डे लाइट में फ्लावर नहीं निकला, डार्क में निकला है, तो दिस इज कॉल्ड एज द शॉर्ट डे प्लांट। यानी ये हो गया एलडीपी, ये हो गया एसडीपी। कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं तब पड़ता फोटो पेरियोडिज्म में। जरूरी नहीं है कि हर प्लांट ही फोटो पेरियोडिक हो। इस कंडीशन में इसको बोलते हैं डीएनपी, हम लोग बोलते हैं डे न्यूट्रल प्लांट, पूरा साल ही ब्लूम करेंगे। एलडीपी एंड एसडीपी। अब एलडीपी और एसडीपी के लिए मैं आप लोगों को एक फंडा बताती हूँ, जिसमें आप लोग कल भी मेरे से पूछ रहे थे, व्हाट वाज दैट? अगर हम लोग इक्वेटर पे रहते हैं, इक्वेटर का मतलब हम लोगों की जो इंडिया है वो इक्वेटर के ऑलमोस्ट लेवल पे है, तो आप एक चीज सोच के देखो, मोर और लेस थोड़ा सा सीजन पे फर्क पड़ेगा। अगर सुबह 6 o'clock सनराइज होगा तो 6 o'clock के करीब ही सनसेट होता है, तो 12 घंटे की लाइट होती है। बट 12 घंटे में भी 3-4 घंटे सुबह और 2-1 घंटे शाम को तेज लाइट नहीं होती। पूरे के पूरे में अगर आप 12 आवर्स की लाइट को देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 7 आवर्स भी क्रिटिकल फोटो पीरियड होता है। इसको बोलते हैं क्रिटिकल फोटो पीरियड। इस क्रिटिकल फोटो पीरियड का ही असली मेजरमेंट होता है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनको क्रिटिकल फोटो पीरियड से ज्यादा लाइट चाहिए, जबकि डार्क पीरियड कम चाहिए। ये अगर मैं डे लेंथ बोलती हूँ और ये डार्क बोलती हूँ, तो ये वाले हो जाएंगे एलडीपी यानी लॉन्ग डे प्लांट। जबकि कुछ ऐसे हैं जिनको लॉन्ग डे प्लांट है पर ये है शॉर्ट डे प्लांट, यानी डे कितना चाहिए, क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम चाहिए, डार्क कितना चाहिए, ज्यादा चाहिए। तो इसका मतलब है कि फोटो पेरियोडिज्म में एलडीपी है, एसडीपी है, डे न्यूट्रल में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब हम लोगों से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट हैपेंस अगर एलडीपी में डार्क फेज में अगर आप लाइट डाल देते हो, तो एलडीपी का मतलब तो ये है कि जितना ज्यादा लाइट होगी उतना फायदा होगा। सो व्हाट हैपेंस देयर, अगर इंटरप्ट किया जाए डार्क फेज विद लाइट इन एलडीपी तो फ्लावरिंग फेवर्ड होगी। बट अगर शॉर्ट डे प्लांट में डार्क ज्यादा चाहिए, यहाँ पे लाइट डालोगे तो फ्लावरिंग इनहिबिट हो जाएगी। दूसरी चीज आती है कि जो फोटो पेरियोडिज्म का स्टिमुलस है ये लेता कौन है? ये लेता है लीफ। लीफ के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो एक हार्मोन सिंथेसाइज होता है। हम उसको हाइपोथेटिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज अ हार्मोन लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे फ्लोरिजन। फ्लोरिजन कहाँ पे सिंथेसाइज होता है? लीफ के अंदर। ये फ्लोरिजन फ्लोएम से चला जाएगा शूट एपेक्स पे, और शूट एपेक्स को ही तो हम लोग बोल रहे हैं कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। यानी ये सारे फिनोमिना कहाँ पे एक्ट करते हैं? फोटो पेरियोडिज्म पे। यानी एक फोटो पीरियड चाहिए दैट इज फॉर द इनिशिएशन ऑफ द फ्लावरिंग। यहाँ पे क्वेश्चन आने शुरू हो गए, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। इन विच प्लांट वाज फोटो पेरियोडिज्म फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड इन टबैको प्लांट? गार्नर एंड एलार्ड ने किया था टबैको पे। टबैको इज एक्चुअली अ शॉर्ट डे प्लांट, पर वो उसको ज्यादा देर धूप में रखते थे। धूप में रखने के कारण फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। अचानक टबैको में विंटर के डेज में फ्लावरिंग हो गई, तो टबैको वाज अज्यूम्ड टू बी द शॉर्ट डे प्लांट। ओके, यहां तक कोई भी चीज और आप मुझे डाउट में लिख के दे सकते हो, अदरवाइज वर्नलाइजेशन रह गया है। और थोड़ा मैं आप लोगों को मूवमेंट का बता दूंगी, सो दैट उसके साथ में ही हमारी फिजियोलॉजी खत्म होगी। अच्छा, एक ऊपर क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द लिंक बिटवीन, क्या था मैं चेक करके बता देती हूँ। बीच में रेस्पिरेशन का एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द लिंक बिटवीन द कार्बोहाइड्रेट एंड द प्रोटीन? वो तो हम लोगों का जो एम्फीबॉलिक पाथवे में हम लोगों ने चेक करके बताया ही था। दैट वाज अबाउट कि प्रोटीन अमीनो एसिड कहाँ पे ज्वाइन कर लेता है? अमीनो एसिड ज्वाइन कर लेता है पायरुविक एसिड से आगे एसिटाइल कोएंजाइम। सिंथेटिक ऑक्सीजन के एग्जांपल ही कितने हैं? दो तो है, 2,4-D 2,4,5-T, 2,4-डाइक्लोरो और 2,4,5-ट्राइक्लोरो। डे एंड पी, टमाटो है, ककम्बर है, मेज है, सनफ्लावर है ही कितने? मुश्किल से तो इतने सही है। स्ट्रैटिफिकेशन एंड स्कैरिफिकेशन का क्या फर्क है? ओके, अब समझ में आता है कि इसका मतलब थोड़ा सा पढ़ के रखा हुआ है। हम लोगों ने अभी एक शब्द यूज किया था कि व्हाट इज अबाउट द डोरमेंसी एंड व्हाट इज अबाउट द क्विसेंस। मेरे पास एक क्वेश्चन आया, व्हाट इज स्ट्रैटिफिकेशन एंड स्कैरिफिकेशन, उसकी बात कर रही हूँ। डोरमेंसी में भी ड्यू टू द अनफेवरेबल इंट्रिंसिक फैक्टर्स, कभी कभी डिहाइड्रेशन भी होता है, कभी कभी सीड कोट बहुत हार्ड होता है। अगर सीड कोट बहुत हार्ड है तो आप क्या करोगे? सीड कोट के थिन होने की वेट करेंगे,
तो फार्मर के पास में तो इतना टाइम होता ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो 2 चीजें करते हैं। वन थिंग, कुछ बड़े बड़े सीड्स को अगर कट कर दिया जाए, नाइफ से कट कर दिया जाए, अल्कोहल से ट्रीट कर दो, थोड़ी थिनिंग कर दी जाए, दैट इज कॉल्ड स्क्रैचिंग द सीड कोट विद अ नाइफ, दैट इज कॉल्ड स्कैरिफिकेशन। तो सीड कोट पतला हो जाएगा, सीड जर्मिनेट कर जाएगा। बट अगर ये पॉसिबल नहीं है तो व्हाट इज डन, एक और तरीका होता है बच्चा लोग, जैसे आप लोग क्या करते हो, आप लोग से टेक अ ग्लास, कांच का ग्लास लो, थोड़ा थिन कांच का ग्लास, उसमें गर्म चाय डाल दो, तो नीचे वाला पोर्शन अलग हो जाएगा, ऊपर वाला अलग हो जाएगा। इट इज कॉल्ड लो टेम्परेचर इज लैमिनेटेड विद द हाई टेम्परेचर। अचानक से ठंडा गर्म जब होगा तो इट विल ब्रेक द ग्लास, यही अप्लाई किया जाता है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन। मॉइस्चर सीड्स को लेके थोड़े गर्म पानी में डाल के फिर ठंडे पानी में डालते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द लेयरिंग, स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ द 2 डिफरेंट टेम्परेचर, सीड कोट टूट जाएगा। इस तरीकों की क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन। तो स्कैरिफिकेशन इज अबाउट द स्क्रैचिंग ऑफ द सीड कोट, alcohol treatment, and stratification is about the layering of the 2 different temperature, minimum 10 degree Celsius का difference हो, this is called stratification। और कोई डाउट, हमारा वर्नलाइजेशन रह गया है बस। एनी अदर डाउट या आगे चलूं? एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन एंड स्कैरिफिकेशन, उसमें जरूरत ही नहीं है, हम लोग सीड्स की याद क्यों रखेंगे, हमसे अभी इनहिबिटर ही याद नहीं हो रहे, तो स्ट्रैटिफिकेशन और स्कैरिफिकेशन क्या याद रखेंगे, कोई जरूरत ही नहीं है। कहा तो है कि एनसीईआरटी से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में अगर दे रखा है तो याद करो, नहीं दे रखा तो छोड़ दो, और अगर आपको स्टडी मैट में कुछ दे रखा है तो सिर्फ जस्ट गो थ्रू इट। हमारे पास में एक बात क्लियर है कि अगर मान लो 70 क्वेश्चन टोटल 72 बायोलॉजी के आएंगे तो सब इंटेलिजेंट आएंगे, यूजलेस कोई भी नहीं आए। यूजलेस का मतलब आपसे डेट पूछी जाए, यूजलेस का मतलब आपसे सिर्फ एग्जाम्पल पूछे जाए, हाँ फिनोमिना पूछ सकते हैं बट सिर्फ एग्जाम्पल कोई नहीं पूछता। And these are the strict instructions of NTA also। तो आगे करूं, वर्नलाइजेशन कर देते हैं फिर, ओके वर्नलाइजेशन चल देते हैं। ये तो हमारा हुआ था फोटो पेरियोडिज्म का। अब एक बार मैं आप लोगों को वर्नलाइजेशन समझा देती हूँ। व्हाट अबाउट द वर्नलाइजेशन? वर्नलाइजेशन में क्या होता है, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर का मतलब हो गया चिल्ड ट्रीटमेंट। मैं आप लोगों को वीट की बात करती हूँ क्योंकि इट इज इन द केस ऑफ द एनुअल्स एंड बाइनियल्स बट नॉट इन द केस ऑफ द पेरेनियल्स। वीट ग्रो करते हैं, विंटर वीट जो होता है, हरियाणा, पंजाब में और यूपी में। अक्टूबर में इसको सो करते हैं। अक्टूबर में सो करोगे तो पहले जुविनल ग्रोथ होती है, जुविनल ग्रोथ करते ही दिसंबर आ जाएगा और दिसंबर का एंड आ जाएगा। दिसंबर में टेम्परेचर होता है अप्रोक्सीमेटली 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ये लो टेम्परेचर जो होगा वो स्टिमुलस होगा फ्लावरिंग के लिए और इसको बोलते हैं वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन करते ही फ्लावरिंग हो जाएगी, फ्लावरिंग करने के बाद में देयर विल बी सीड, फ्लावर, फ्रूट बनेगा। ये कब तक हार्वेस्ट होगा, मार्च तक या अप्रैल तक। इसका मतलब जुविनाइल फेज से फ्लावरिंग इज कॉल्ड एज द ऑनसेट ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज, so this will be called as the vernalization which is inducing the flowering। दो फायदे, पहली चीज जुविनाइल फेज अच्छी हुई है तभी तो रिप्रोडक्टिव फेज अच्छा होगा। यानी अगर हम लोग कई बार बोलते हैं कि मोर्टेलिटी रेट जो होगा, या नॉर्मल आप लोग एक चीज पढ़ते हो कि चाइल्ड मैरिजेस बैन है, कारण जुविनाइल मैच्योरिटी ठीक नहीं है, तो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी कैसे ठीक हो सकती है। तो देखा जाए तो जो भी अक्टूबर में सो किया है उसको दिसंबर तक वेट करनी पड़ेगी। इट इज प्रीवेंटिंग प्रीकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट। प्रीकॉशियस का मतलब प्रीपोन नहीं होता। जैसे ही जुविनाइल मैच्योरिटी अच्छी होगी तो उसको स्टिमुलस मिलेगा। स्टिमुलस कौन लेता है, स्टिमुलस एम्ब्रियो भी ले सकता है, स्टिमुलस शूट एपेक्स भी ले सकता है। वहां पे लीफ ले रहा था बट यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेगा एंड अल्टीमेटली हार्वेस्टिंग इज डन। बस एक ही चीज ध्यान रखनी होती है कि फ्लावरिंग डज नॉट अकर इन द
फ्लावरिंग डज नॉट अकर इन द पॉलीकार्पिक फ्रूट्स, यहाँ पे एनुअल या बाइनियल्स मोनोकार्पिक में ही होगा। तो वर्नलाइजेशन इज द फिनोमिना विच इज फॉर दी अगेन स्पेसिफिकली ये होता है हमारा लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। हमारे पास में दो फिनोमिना हमने किए थे, एक फोटोपीरियोडिज्म, एक वर्नलाइजेशन। एक और फिनोमिना है जो जनरल एक्टिविटीज के लिए है, चाहे वो पोलन जर्मिनेशन है, चाहे वो सीड जर्मिनेशन है, चाहे वो फ्लावरिंग है, चाहे वो कुछ भी है। तो हमसे क्वेश्चन किया कि बताओ कौन सा ऐसा पिगमेंट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज फंक्शंस। वो है फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम एक रिवर्सिबल फॉर्म में आता है, टू फॉर्म्स में, इंटरकन्वर्टिबल। जब फाइटोक्रोम 660 नैनोमीटर एब्जॉर्ब करता है, दैट इज इन द रेड वेवलेंथ, तो इट बिकम्स एक्टिव एंड स्टार्ट ऑल दीज फंक्शंस लाइक फ्लावरिंग, सीड जर्मिनेशन, पोलन जर्मिनेशन। बट अगर कभी भी गलती से भी फार रेड ले गया, दैट इज अबाउट द 720 नैनोमीटर, तब ये एक्टिव फॉर्म इनएक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगी, तब ये सारे प्रोसेसेस को रोक देगा। तो इट इज 660, 730, ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म में आ जाएंगे। दिस इज अबाउट द फाइटोक्रोम। मैं यहाँ पे रुक रही हूं। मूवमेंट आपके स्टडी मैट में भी नहीं है और आपके एनसीईआरटी में भी नहीं है, फिर भी आप लोगों ने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा है, थिग्मोट्रोपिज्म। व्हाट इज थिग्मोट्रोपिज्म? थिग्मोट्रोपिज्म का हमारा दो जगह सिग्निफिकेंस आता है, एक आता है मॉर्फोलॉजी में और एक आता है अब। थिग्मो जब भी होगा उसको टच बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट। आप कभी टच मी नॉट प्लांट को देखोगे ना, उसके ना लीफ के पिटियोल के बेस पे देयर आर पल्विनस। पल्विनस होता है, इट इज अ स्वोलन बेस। उस स्वोलन बेस में अचानक से पानी आ जाए, यानी रैपिड टग प्रेशर चेंजेस हो जाए, तो लीफ स्ट्रेट हो जाएगा। अचानक से पानी बाहर निकल जाए तो वो ड्रूप हो जाएगा। ये टच मी नॉट प्लांट, ये टच की वजह से ही ये मूवमेंट्स हो रही हैं। दीज आर कॉल्ड एज द थिग्मोट्रोपिज्म। सिस्मोनास्टी भी कहते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म भी बोलते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म टेंड्रिल में भी होगा। ये क्वेश्चन कैसा है, व्हाट आर कैरोटिनॉइड्स? बच्चे मेरे पास क्वेश्चन ठीक नहीं आया ये। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन? कैरोटिनॉइड्स, कैरोटिनॉइड्स आर द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो लिपिड सॉल्युबल है, जो एक्सेसरी पिगमेंट है। पूरा फोटोसिंथेसिस इसी पे तो किया है। एक होते हैं वाटर सॉल्युबल पिगमेंट, जिसके लिए मैं 3-4 बार ये एग्जांपल आपको कोट कर चुकी थी कि अगर मान लो बीट को पानी में डालते हैं तो पानी रेड हो जाता है, क्योंकि इट हैज एंथोसाइनिन एंथोजेंथिन, ये वाटर सॉल्युबल है। बट अगर टमाटर को, गाजर को पानी में डालते हो तो पानी रेड नहीं होता, बट जब आप उसको कुक करते हो ऑयल में, तब ऑयल रेड हो जाता है, क्योंकि ये लिपिड सॉल्युबल है, बिकॉज दीज आर कैरोटीन, दीज आर accessory photosynthetic pigments. अवीना कर्वेचर, ऑक्सिन में ये अवीना है, अवीना की कोलियोप्टाइल। क्वेश्चन कम्स कि चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन ने किस पे काम किया था? इट वाज डन ऑन कैनरी ग्रास। ओके, तो एफडब्ल्यू ने किस पे काम किया था? ओट सीडलिंग। कंफर्मेशन पॉल ने किसमें की थी? ये अवीना है। अगर अवीना के टिप पे लाइट गई तो सब एपिकल बेडिंग हो जाएगी। इस टेस्ट को बोलते हैं अवीना कर्वेचर टेस्ट, which is for the conformation of oxygen. Which acid is derived from carotenoid? कैरोटिनॉइड से तो हम लोग जो एब्सिसिक एसिड है वही बोल रहे हैं। दिस इज अबाउट द एब्सिसिक एसिड। डज ह्यूमन शो डेवलपमेंटल हेटेरोफिली? देख लो, लीव्स पैदा कर सकते हो तो करके देख लेना। हाँ, हेटेरोफिली क्या होता है, पहले तो ये शब्द सोचो। हेटेरोफिली का मतलब होता है हेटेरो, टू टाइप्स ऑफ, फिली, लीव्स। तो आप अपने आप सोच के देख लो कि ह्यूमंस में दो अलग तरह के लीव्स कर सकते हैं, तो करके देख लेंगे एक बार। The ability of Venus flytrap to catch insects is due to the, it is थिग्मोनास्टी। थिग्मोट्रोपी क्यों नहीं, थिग्मोनास्टी क्यों? क्योंकि जो वीनस फ्लाई ट्रैप है वो किसी भी दिशा में जा सकता है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, तो उसको बोलते हैं थिग्मोनास्टी। तो वीनस फ्लाई ट्रैप का फिनोमिना क्या होगा? थिग्मोनास्टी। जबकि टच मी नॉट का प्लांट क्या, टच मी नॉट या आप अगर नाम लेते हो क्लाइंबर्स का या ट्विनर्स का, तब हम नाम लेते हैं थिग्मोट्रोपिक। ट्रॉपिक का मतलब होता है डायरेक्शनल मूवमेंट्स और नेस्टिक का मूवमेंट्स होता है नॉन डायरेक्शनल।
Anything else? Thigmonasty is not a chemical phenomena. It's a movement. Movement is directed by touch. इसमें केमिकल में कोई रोल नहीं है इसका. हाँ, रैपिड टर्गर प्रेशर चेंज भी फिजिकल फिनोमिना है. ओके, देख लो, फिर मैं एक बार क्लोज कर दूंगी ना कि मेरी तरफ से 11th क्लोज्ड है, फिर मैं उसको हाथ नहीं लगाऊंगी. ओपनिंग ऑफ द फ्लावर, इसको इथेलिन करता है. इट इज कॉल्ड एपिनेस्टी और हाइपोनेस्टी. एपिनेस्टी हेलो, ক্লাস চলছে বাবু. ना, मैं बाद में बात करती हूँ, रुक जाओ. आप मुझे शेड्यूल बाद में बता देना. ओके ओके. हम लोग जब बात करते हैं फ्लावर की ओपनिंग, ये जैसे आप लोग क्या बोलते हो, से आई एम टॉकिंग अबाउट टेंड्रिल. एक टच के चारों तरफ ये क्लोज करता है ऐसे, एक टच के चारों तरफ. तो दैट विल बी कॉल्ड एज दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल ग्रोथ. यानी एक ही पॉइंट पे ये टेंड्रिल मूव कर जाता है, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल ग्रोथ. यानी कर्व करने का मतलब तो डिफरेंशियल ग्रोथ है, टेंड्रिल का काम था. एपिनेस्टी या हाइपोनेस्टी का मतलब ये फ्लावर के इस पोर्शन पे डिफरेंशियल ग्रोथ है. खुल गया तो एपिनेस्टी, बंद हो गया तो हाइपोनेस्टी. एपिनेस्टी ऊपर ग्रोथ ज्यादा है, हाइपोनेस्टी नीचे ग्रोथ ज्यादा है. तो ओपनिंग ऑफ द फ्लावर बड इज ऑब्वियसली एपिनेस्टी. एपिनेस्टी को प्रमोट कौन करता है? इथेलिन. एपिनेस्टी बच्चे, एपिनेस्टी हो गया दोनों का आंसर. यस, व्हाट एल्स? और कोई क्वेश्चन? देखो, फिर मैं 11 क्लोज कर दूंगी, फिर मेरे पास में ये हो जाएगा क्लोज एंड शट. माने फिर हम लोग जब नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे तब मैं नेक्स्ट क्लास क्या, मैं तो आज भी 12th के फर्स्ट चैप्टर की तैयारी करके रखी हुई है. पर मैं फिर भी आप लोगों को समय देना चाहती हूँ. समय मतलब हम लोगों के कितने 2 वीक्स हुए. मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं 11th को कंप्राइज कर सकूं. है तो ये क्रैश कोर्स ही. क्रैश का मतलब तो आप भी समझते हो. दो क्वेश्चन रिपीट है, पहले कह चुकी हूं मैं, फिर भी बोल दूंगी क्योंकि मैं आज 11 क्लोज कर रही हूँ. आज मैं 11 क्लोज कर रही हूँ, मैं पहले बता रही हूँ. इसीलिए आप लोगों के लिए जितना कहोगे उतना कराने को तैयार हूं. क्रैश का मतलब इतना समय भी नहीं दे पाते हैं हम लोग. फिर भी मैं आपको लास्ट 3 क्लासेस से मौका दे रही हूँ कि आप लोग तैयारी कर करके मुझसे जितने क्वेश्चन पूछोगे लॉजिकली, मैं तो आपको सिर्फ राह दिखा सकती हूँ. यानी हम अगले 1-1.5 महीने को किस तरह से डायरेक्शनल मूवमेंट में लेके जा सकते हैं. चिलेशन, इसका तो इसमें कोई लेना देना नहीं है. चिलेशन एक मीडियम के लिए है जिसे हम लोग बोलते हैं ईडीटीए, जो सॉल्ट्स होते हैं जो मिक्सिंग करते हैं. व्हाट इज इटियोलेशन? 50 बार रिपीट कर चुकी हूँ और इसी क्रैश कोर्स में रिपीट कर चुकी हूँ कि इटियोलेशन इज कॉल्ड एज द एब्सेंस ऑफ द सनलाइट. बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सेशन. बायोकेमिकल प्रोसेस में आप लोगों को तब भी मैंने कहा था कि अच्छा ठीक है, एक बार ये बताती हूँ. एब्सिसिक एसिड इज कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन, क्योंकि एब्सिसिक एसिड जब जब प्रोड्यूस हुआ है स्ट्रेस कंडीशन थी. डोरमेंसी स्ट्रेस कंडीशन, एंटी ट्रांसपेरेंट स्ट्रेस कंडीशन, सेनिसेंस स्ट्रेस कंडीशन. तो इसको बोलते ही स्ट्रेस हार्मोन है. और सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ा दुश्मन किसका है? जिब्रेलिक एसिड का. तो इसको बोलते हैं एंटी GA3. तो GA3 इज मेन हार्मोन विच इज फॉर द प्लांट ग्रोथ. तो एंटी GA3 होने के कारण भी इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं. तो जब भी स्ट्रेस होगा ये आ जाता है. बायोकेमिकल प्रोसेस में सिर्फ आप लोगों को एक बात समझा सकती हूँ, वो क्या हो सकता है. हम लोगों ने कहा था कि बायोकेमिकल प्रोसेस, it is nitrogen fixation, is reduction of atmospheric nitrogen into ammonia. reduction of atmospheric nitrogen into ammonia में 16 ATP यूज होता है, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन. so that one molecule of ammonia is one molecule of nitrogen is converted into 2 molecule of ammonia. करता कौन है? नाइट्रोजिनेज एंजाइम. नाइट्रोजिनेज एंजाइम भी क्यों करता है? क्योंकि इसके पास में मॉलिब्डेनम एंड आयरन है, तो ये रिड्यूसिंग पावर यूज कर सकता है. राइट? ओके.
ओके, व्हाट एल्स? बच्चे आज 11th क्लोज होने की बात हो रही है, और कोई भी डाउट? Why do refrigerated fruits and veggies maintain flavor for a long time? क्योंकि when we keep them in refrigerator, low temperature decreases the enzymatic activity. It means हम लोग बोलते हैं, वैसे भी आप लोग एक चीज और भी पढ़ते थे कि बैक्टीरिया, फंगी, they don't grow in the low temperature. That's why these are kept in the refrigerator. एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड. आप लोग आगे भी पढ़ोगे जैसे कि अगर हम लोग बोलते हैं कि कर्ड लगानी है तो देयर हैज टू बी 40 to 42 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर लो होगा तब भी दही नहीं लगेगी, टेम्परेचर हाई होगा तब भी नहीं लगेगी. तो इसका मतलब ये हो गया कि दैट विल बी अबाउट द ऑप्टिमम टेम्परेचर एक्टिविटी को कम कर. ओके, एनीथिंग एल्स? और कोई डाउट? अदरवाइज वी विल क्लोज 11 एंड स्टार्ट विद द 12th. फिर 12th में हम 11 की बातें नहीं करेंगे, फिर जब 12th खत्म हो जाएगी तब 11 की बात करेंगे. আমি জানি না বাবু এটা কি আছে, apparato reticular, I don't know, I have never read it. तो मेरी तरफ से कट, मेरे को नहीं मालूम. ये तो आपको गूगल बाबा बताएगा, पर गूगल बाबा एक बात बताएगा, 25 मिनट आपके खाएगा. शट अप. अब शुरू मत करो कुछ भी ऐसा, ये बंद कर दो. प्रेशर कुकर में सीटी दिलवा और कर्ड लगा, मैं देखती हूं कैसे लगती है. बस कैसे आप लोगों को ये चीजें सूझ सकती हैं कि कर्ड को प्रेशर कुकर में बनाया जा सकता है? बना लो, बना लो, बना ले बेटा, बना ले, बना ले, बना ले. करो करो करो, और बोलो. एनीथिंग एल्स? 11 क्लोज कर दूं? What is the example of the hypothetical plant hormone? दोनों कौन से? फ्लोरिजन, which is responsible for photoperiodism, vernalin, which is responsible for vernalization. Hypothetical क्यों? क्योंकि their composition is more or less like gibberellin, but gibberellin नहीं है. gibberellin exactly नहीं है, gibberellin जैसा है. तो जब भी जैसा वर्ड होता है वो यूज द वर्ड hypothetical. तो hypothetical में दो हार्मोन, that is about vernalin for vernalization and florigen for photoperiodism. और कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब एक चीज और, अगर क्वेश्चन नहीं है तो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो, क्योंकि मेरे पास में जो अगला 12th का चैप्टर शुरू होना है ना, ऑब्वियसली अगर प्लांट, मेरे को आप क्वेश्चन पूरा नहीं लिखते हो, ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, क्या सेपरेट हुआ, मतलब प्लांट बॉडी कैसे सेपरेट हुई, एक बार पूरा लिख के दो. बच्चे लोग अब देखो एक चीज बताऊं आप लोगों को, आप तो और भी क्रैश कोर्स वाले हो तो मैं क्या बात करूं. हम लोग नॉर्मली बोलते हैं 11th का सिलेबस खत्म हो जाता है जनवरी में, खत्म हो जाता है जनवरी एंड तक. अप्रैल में शुरू होता है 12th का सिलेबस. तो 3-1 महीने का गैप होता है. छोटे बच्चे भी होते हैं वो लोग, तो आप लोग तो बड़े हो चुके हो, 12th भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुकी है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की. तो उन लोगों को रिवीजन कराने के लिए एक बीच में कनेक्टिंग चैप्टर डाला गया है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. यानी आप 11th का कितना याद कर पाए हो वो 12th के फर्स्ट चैप्टर में है. तो अब अगर हमारे 11th अच्छा नहीं होगा तो हम 12th के फर्स्ट चैप्टर को नहीं कर पाएंगे. तो इसका मतलब अब हमें एक चीज और भी समझनी है. मैं अगले चैप्टर को टैली कराना शुरू कर देती हूँ कि कहाँ पे क्या क्या चीजें हमने की हैं. हमारा फर्स्ट चैप्टर 12th का है ही रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. अगर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है तो आपका जब 12th की रिवीजन शुरू होगी जोलॉजी में तो एनिमल की क्राइटेरिया से होती है. प्लांट में शुरू होगी तो प्लांट के हिसाब से शुरू होगी. तो प्लांट के हिसाब से मतलब जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं हर चीज को कि रिप्रोडक्शन का मतलब हमने कहाँ पे रिप्रोडक्शन यूज किया. हमने रिप्रोडक्शन लिविंग वर्ड में कैरेक्टरिस्टिक्स में यूज किया, या हमने क्या क्या चीजें यूज की, मियोसिस सेल साइकिल सेल डिवीजन में किया कि मियोसाइट होगा. गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड. ये डिपेंड करता है कि पेरेंट अगर हैप्लॉइड है तो माइटोसिस होगा, पेरेंट अगर डिप्लॉइड है तो मियोसिस होगा. तो मैं
एक बार आप लोगों के साथ में चैप्टर को जस्ट एक बार टैली करवा देती हूँ, जो फर्स्ट चैप्टर है 12th का, विच इज अ ब्रिज बिटवीन 11 एंड 12th, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. तो आई टेक हियर, एक बार जस्ट टैली कर लेते हैं.